नमस्कार, मैं हूँ राजश्री आपके साथ। इंडिया लीगल में बहुत स्वागत है आपका। और आज एक बेहद संवेदनशील विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूँ मैं। आज हम हाईकोर्ट की शक्तियों और जिम्मेदारियों पर गौर करने वाले हैं। न्याय के लिए जंग में अदालत की दहलीज पर हम बेहद उम्मीद के साथ जाते हैं, लेकिन अगर निचली अदालत के फैसले से संतुष्टि नहीं हो तो राज्य के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। देश की शीर्ष अदालत भले ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट और निचली अदालतों की अहमियत कम नहीं हो सकती है। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं, जिन्हें निचली अदालत कहा जा सकता है। इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, लोक अदालतें आदि सभी न्यायपालिका के अंग के रूप में काम करती रही हैं। कानून को बनाए रखने और चलाने में न्यायपालिका बेहद अहम भूमिका निभाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ न्याय नहीं करती ये, बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। उनके अधिकार क्या हैं, उन अधिकारों तक नागरिकों की पहुंच कैसे हो, इसको भी न्यायपालिका सुनिश्चित करती रही है। बुनियादी हकों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट के पास भी कानूनी और संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन अब चलन कुछ अलग सा चल पड़ा है। पीड़ित सीधे सर्वोच्च अदालत की ओर मुखातिब हो रहे हैं। गौरतलब है कि जब सर्वोच्च अदालत की परिकल्पना भारत में आई थी तो ये माना गया था कि यदि कोई ऐसा संवैधानिक विषय हो जो निचली या फिर हाईकोर्ट में न सुलझाया जा सकता हो, जहां पर आम हितों की, विशेषकर मानवाधिकारों की रक्षा की बात हो या संविधान की रक्षा की बात हो, तो सर्वोच्च अदालत जरूर अपनी भूमिका मुखर करेगा। लेकिन अब चलन बदल गया है। हर छोटी बड़ी बात पर सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है और हर छोटी बड़ी बात में संवैधानिक कोण लाकर उसे बड़ा बनाने की कोशिश चल पड़ी है। हाल फिलहाल में एक ऐसे ही केस में हमने साफ तौर पर यह देखा। ये केस था अर्णव गोस्वामी, जो एक पत्रकार हैं, उनके मामले का। निचली अदालत में राहत नहीं मिलने पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसके पहले उन्होंने टेलीविजन पर अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल करे और उन्हें बेल दिलवाए। जहां पर सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम एक के बाद एक ऐसे मामले देख रहे हैं जहां हाईकोर्ट ने बेल नहीं दिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय विफल रहा है। सुप्रीम अदालत ने बेहद सख्त लफ्जे में कहा कि अगर संवैधानिक अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है तो हम निश्चित तौर पर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों में दो और बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 पर सुनवाई हाईकोर्ट में ही पहले करने की बात कही। ये दो केस है पत्रकार कप्पन और ब्लॉगर समित ठक्कर के। सीजेआई जस्टिस बॉब्डे की बेंच ने कहा कि सर्वोच्च अदालत अनुच्छेद 32 यानी कि 32 के तहत याचिका दायर करने से व्यक्तियों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जस्टिस बोबडे और जस्टिस चंद्रचूड़ के यदि बातों पर गौर करें, उनके विचारों पर गौर करें, तो विरोधाभास दिख रहा है। जहाँ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि हाईकोर्ट अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा नहीं पा रहा, वहीं पर जस्टिस बोबडे का मानना कुछ और था। हाईकोर्ट के पास काफी शक्तियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिट मामलों में उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं रखी जा सकती है। ये टिप्पणियां देश के हाईकोर्ट के लिए बेहद अहम हैं। इशारा साफ है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शायद नहीं चल पा रही हैं या कहीं न कहीं कोई टकराव आ रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या कोई टकराव है अधिकारों को लेकर या उसकी व्याख्या को लेकर? हाईकोर्ट और राज्य की कार्यपालिका, खास तौर पर विधानसभा के बीच भी तनाव की स्थिति अक्सर बन जाती है। स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर भी कई हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच तनातनी जब भी हुई, हाईकोर्ट भी इसके दायरे में आ जाता है।
केंद्रीय कानूनों को रद्द करने की शक्तियां हाईकोर्ट के पास हैं, लेकिन जब कृषि कानून पर पंजाब और केंद्र में जंग हुई तो हाईकोर्ट ने आपसी समझौते पर तो जोर दिया, पर खुद को सूचित करने का भी निर्देश दे दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे में रखते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया। महामारी कानून को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में भेजा। जाहिर है कि यहां पर भी दायरे साफ नहीं हो पाए। चुनावी मामलों में भी हाईकोर्ट की अहमियत काफी रही है। 1975 का वो ऐतिहासिक फैसला हम सबको याद है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में इंदिरा गांधी के चुनाव को गैर कानूनी करार दिया था। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत हाईकोर्ट अदालत की शक्तियां भी अहम रही हैं। साथ में हाईकोर्ट के पास रिवीजन की शक्तियां भी हैं, जिससे कि निचली अदालतों में दिए गए फैसलों की परख संभव हो पाती है। ये सब कुछ इसलिए बनाया गया था कि न्याय प्रक्रिया को ज्यादा सुचारू ढंग से चलाया जा सके। कुल मिलाकर न्यायपालिका के ढांचे को बेहद सोच समझकर बनाया गया था। एक के बाद एक जैसे सीढ़ी चढ़ सकते हैं और जाकर मुख्य मंजिल तक पहुंच सकते हैं, मुख्य लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक वैसी ही व्यवस्था हमारी न्यायपालिका की रही। लेकिन कब ये सीढ़ियां आपस में घुल मिल रही हैं, कब एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल देने लग रही हैं, ये समझना अब जरूरी है। जमीनी स्तर की कार्रवाई कई दिक्कतें और कानूनी व्यवधान पैदा करती आई हैं, जिससे कि बुनियादी सवाल खड़े होते रहे हैं। आज हम न्याय देने की प्रक्रिया में हाईकोर्ट की भूमिका पर बात करने वाले हैं। साथ ही कानूनी बंदिशों, दायरों और तकरारों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो एक बड़ा सवाल हमेशा उठता रहता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आउटरीच कर रही है, तमाम मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट अपने महान अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में ला रही है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट और निचली अदालतों की जो अधिकार हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा है। ये भी हम जानने की कोशिश इंडिया लीगल में करेंगे। एक रिपोर्ट में आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। इस रिपोर्ट के तहत आप ये देख पाएंगे कि आखिर हाल फिलहाल के मामलों में कैसे हाई कोर्ट की जो सीमाएं थीं और सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च अधिकार है उसके बीच में कहीं न कहीं कुछ विरोधाभास की झलक मिली। और इस वक्त की न्याय प्रक्रिया हमारे देश की किस तरह से चल रही है, किस तरह के संशय उभर रहे हैं, किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से उलझनें बढ़ी हैं, ये सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। और उसके बाद हमारे साथ एक बेहद अहम और इस पूरे विषय पर एक्सपर्ट पैनल जुड़ेगा और उनसे हम जिक्र करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस वक्त की न्याय प्रक्रिया में जो विरोधाभास दिख रहा है, जो एक तरह का संशय की स्थिति बन रही है, जिस तरह से टिप्पणियां आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए, उस पर कैसे चीजों को साफ और पारदर्शी और ज्यादा बनाया जा सके। पहले रिपोर्ट देखिए। देश के उच्च न्यायालयों की स्थापना का श्रेय अंग्रेजी सरकार को जाता है। सन 1861 में हाई कोर्ट्स की स्थापना से पहले देश में 2 प्रकार के न्यायालय काम कर रहे थे। इन न्यायालयों की स्थापना विभिन्न वर्षों में प्रेसिडेंसी नगरों यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई में सीधे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा हुई थी। ये न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नाम से विख्यात थे। दूसरे प्रकार के न्यायालय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल, मद्रास और बंबई और अन्य प्रांतों में स्थापित किए गए थे। वहीं सदर दीवानी अदालत भी प्रचलित थी। ये निचली अदालत के तौर पर काम करते थे। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा उच्च न्यायालयों के गठन और रचना में कुछ परिवर्तन किए गए। देश के वर्तमान न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालयों का विशेष स्थान है। संविधान में निहित मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की दृष्टि से इन न्यायालयों की अहमियत काफी है। हर उच्च न्यायालय पहले की तरह एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उसे दंड देने की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का भी अधिकार है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दिया गया है, बल्कि अन्य वैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए भी प्राप्त है। यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्च न्यायालय बखूबी करता है। हर उच्च न्यायालय को निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालय को विशेष मामलों को
हस्तांतरण करने का भी अधिकार है। वहीं माना जाता है कि उच्च न्यायालय के अधिकारों का हनन कुछ मामलों में ट्रिब्यूनल्स के स्थापना के जरिए भी हुआ है। ट्रिब्यूनल्स का निर्माण कर उच्च न्यायालय की शक्तियों को कहीं न कहीं कम कर दिया गया है। अगर कोई भी पक्ष ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है और इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालय को साइडलाइन किया जाता है। चुनावी मामलों में भी हाई कोर्ट की अहम भूमिका है। वह चुनाव तो रद्द कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत ही काम कर सकता है। वैसे हालिया दिनों में जिस तरह से अनुच्छेद 32 के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सख्त नसीहत दी है, उससे हाई कोर्ट के कामकाज पर कई सवाल जरूर खड़े हुए हैं। रिपोर्ट। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस बी ए खान, पूर्व चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जस्टिस विजेंद्र जैन, पूर्व चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, और जस्टिस विमलेश शुक्ला, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, आई विल कम टू यू सर। माय फर्स्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन इज दिस: when basic rights are compromised, we can approach High Court as well as Supreme Court. But in recently, you have seen this in Arnav case, Supreme Court has observed that it is trying to discourage individuals from filing petition under Article 32 of the Constitution. So why this contradiction? Should Article 32 petition should be heard mostly in High Court? Justice Reddy. Madam, you are able to hear me? Yes, sir. Please go ahead. One expression, discourage the proceedings under Article 32, appears to have given rise to this big discussion. Sir. Thank you for taking this initiative and inviting all of us to participate in this debate. Sir. And a very pleasant good evening to my esteemed brothers who are present on the panel. Sir. But one word, I do not think that the Supreme Court intends to curtail its jurisdiction under Article 32 of the Constitution. Madam, Sir. no institution and no constitution can remain what you call free from turmoil. There has to be turbulence in a growing and dynamic society. 200 years back, exactly 200 years back, 1821, Sir. Chief Justice Marshall said that a constitution is framed for ages to come and is designed to approach immortality Sir. as nearly as human institutions can approach it. Its course cannot always be tranquil. So sometimes there is turmoil. And that observation, I don't think means anything that Supreme Court intends to curtail its jurisdiction. I will go further. Even if it intends to do so, it can't curtail its jurisdiction. Because Sir. Article 32 is one of the most basic, fundamental of all the fundamentals. Exactly. But you know, जस्टिस विजेंद्र जैन, आपके पास आना चाहूंगी सर। जिस तरह से जस्टिस बोबडे ने इसके पहले एक मामले में कहा कि कुछ इसी तरह का मामला रहा पत्रकारों का, और जस्टिस बोबडे ने कहा कि हाई कोर्ट को इसको सुनना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। अब जब जस्टिस चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि हाई कोर्ट से ज्यादा जरूरी है कि ये मानवाधिकार की बात है, इंडिविजुअल ह्यूमन लिबर्टी की बात है, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देयर इज सम काइंड ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? To my mind, there is no contradiction. Sir.
people who understand law or constitution. Article 32 exclusively give power to the Supreme Court in case of violation of fundamental rights. Part 3 of the Constitution is straight away a citizen can invoke the extraordinary jurisdiction of the High Court. Sir. I'm sorry, Supreme Court. Now, whereas Article 226 of the Constitution of India is approach and its width is far area, not only part 3 of the Constitution, Sir. but to do justice to a citizen against the action of the state or a public authority or even a person who is hearing the head of our government and exercising power, Ji. if it infringes the right, it is Ji. discriminatory, it can reach the High Court under Article 56. Ji. So what Supreme Court has said, not same of Justice Chandrachud or Justice Bobde or anything, because it's a judgment of the Supreme Court. Exactly. It's a different matter that who is the judge who has Exactly. rendered. Yeah. What they have said is, please go to the jurisdiction of the High Court in the matter where High Court has jurisdiction. Don't rush to Supreme Court under Article 32. So there is no contradiction. Rather, it has said that you must go to Supreme Court. Now, another question which you asked me, that Supreme Court has exercised jurisdiction Sir. in case of one terrorist on the ground that it's a violation of human rights. Now, violation of human rights, if court comes to a conclusion, in any case, Sir. forget about the case of a person who happens to be the editor of a TV channel. The Supreme Court has power under Article 32, because I have been as a person of the Human Rights Division. Exactly. Yeah, sir. It is part of the duty of the Supreme Court that if there is a violation of the human right, it's a violation of the fundamental right of a citizen. The Supreme Court has got jurisdiction to interfere. The question is, what people are agitating, that in similarly situated conditions, Supreme Court should also interfere. Sir. That's the issue which people are. Sir. Justice B.A. Khan, I'll come to you, sir. In the same case which we are referring, Justice Chandrachud, though as Justice Jain has said correctly that we should not take the name, but Supreme Court had said we must send a message today to the High Courts as well. Please uphold personal liberty. If High Court fail to protect personal liberty, who will? If we don't interfere, we will be traveling down a path of destruction. Clearly, this is a strong statement on the working of High Courts. Why has such situation arisen? Raj, this seems to be a case of some kind of a celebrity in which these high-sounding principles have been pronounced perhaps to justify the breakneck speed and a preferential treatment Sir. given to the case of the gentleman, Sir. which has sent a very, very wrong impression in the litigating public, in the legal fraternity, and in the people in general. Exactly. As far as this propounding of a concept of liberty, Sir. one wishes was adopted by the institution, not by one single judge. Now, in one case, if it is of a particular gentleman like Mr. Goswami, Sir. then you talk of a
concept of liberty and you talk of the court's role to protect the liberty, but when it comes to an ordinary common citizen or a litigant, where is the liberty? Where is Rao's liberty? Where are Rao's liberty? 82-year-old man wanting Exactly. a truck to be provided, and court tells him come after 3 weeks. Yes. The fellow suffering from Parkinson's disease, where is his liberty? Yes. And Yes. when it goes to a different bench, like Justice Bobde's bench, Yes. then what is his concept of liberty? Don't come here, go to High Court first. Exactly. Article 32 we are not encouraging here. Article 32 is the heart and soul of the Constitution. Yeah. That's a fundamental right itself. Yeah. I have a fundamental right to move to Supreme Court if my fundamental right is violated. Exactly. And when I move to the Supreme Court, because I am not so and so, I am told go away to the High Court. Exactly. And And as far as indictment of High Court is concerned, yes, may I say, with all sense of responsibility sir. and the pain it is causing to us, that please set your house in order before you indict the High Court. Exactly. If High Court takes such a view of the liberty as guaranteed under the Constitution, Yeah. Definitely. On the it will be stayed. Exactly. On this note only, sir, I would love to take a reaction from the Justice Sudarshan Reddy. Then I'll go to Justice Vimlesh Shukla. Justice Reddy, you want to add something on it? You know, if Mr. Arnab Goswami or any celebrity sort of petitioner has that kind of personal liberty, then what will happen with them who are still waiting for the bail? And this is like you can understand, sir, and you know what is the numbers. You know, there are like thousand and thousand cases are there who all are willing for bail and who are waiting for the bail and for justice. The comments offered by the learned judge, Sir. Chief Justice Khan, Sir. I don't think it is a criticism. He is critically evaluating the performance of the High Courts and the Supreme Court. Sir. It is nobody's case that Arnab Goswami ought not to have been granted bail. To me, it appears it's a clear case for grant of bail, which the High Court itself would have considered. Sir. But the High Courts do commit errors, and the comment made by the Supreme Court while disposing of that application should not be taken that they were outrightly condemning the attitude of the High Courts. Maybe, please note, maybe it's a message to his own brothers sitting in the Supreme Court. Sir. Yeah. Justice Shukla, so अब यहाँ पर एक सवाल सर एक बड़ा ये उठ रहा है कि क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट जो है क्या सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली वो एक बिग बॉस है, एक बड़ी अदालत है और सुपीरियर अदालत है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेपिस्ट को बेल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी नज़र बनाए रखता है और जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको ये लगता है सर कि एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के इस तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट के का जो उत्साह है, जो एक न्याय के लिए खड़े रहने की जो एक शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, कर्टेल करेगी या फिर उसको डिस्करेज करेगी उन न्यायाधीशों के जो न्यायिक सोच है, समझ है उसको? क्रिटिसिज्म कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड हो। सर, जो लॉ में रिक्वायरमेंट है आप ऑर्डर जरूर पास कीजिए, और कोई पेटेंट एरर है तो जरूर उसको करेक्ट कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। और ये सारे इश्यूज जो रेज हुए हैं आप ये देखेंगे कि जस्टिस बोबडे ये कहते हैं कि आप आर्टिकल 32 में आने के पहले आप
हाई कोर्ट जाइए। बिल्कुल। जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ भी जो मैटर टेबल किया है वो हाई कोर्ट से होते हुए पहुंचा है वहां पर जी। और टिप्पणी उनकी इस संदर्भ में आई है कि हाई कोर्ट फेल कर गया की अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने में। जी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है थोड़ा सा, क्योंकि ये सब पेज 1 वाले लिटिगेंट हैं जिसकी वजह से इतनी चर्चाएं हो रही हैं। जी। अगर ये वीवीआईपी केस न होता तो शायद इतनी चर्चा न होती जी। और सुप्रीम कोर्ट शायद अगर ये जो रास्ते में चल रहे मजदूरों के लिए आवाज पहले कदम उठाता तो शायद ये सब चर्चाएं न होती। लेकिन शुक्र है सर कि हमने ये कार्यक्रम सोचा और इसी बहाने एक नया अध्याय तो शुरू होगा सर, और आप लोग के इस बहस से, आप लोग के इस बातचीत से कुछ नई चीज निकलेगी सर। तो इससे मैं इस बात से एग्री करता हूं कि पब्लिक की थोड़ी धारणा चेंज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हाई एंड वाइट वाले हैं उनका काम पहले हो जाता है और जो गरीब आदमी है वो लाइन में सबसे पीछे हो जाता है सर। और थोड़ा सा आप ये देखिए कि हाई कोर्ट ने भी अपनी पावर एक्सरसाइज की जो उसके विजडम में थी, उसको जो समझ में आया, कोई मैलिस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और हाई कोर्ट ने किया क्या? हाई कोर्ट ने यही कहा कि भाई आप अपनी बेल कर दीजिए और आपने बेल कर दी, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर पास हुआ। आप देखें तो ऑर्डर इज नॉट बीइंग क्रिटिसाइज्ड। क्वेश्चन ये है कि बेल आपने सुप्रीम कोर्ट टेबल पे दे दी और साथ में ये भी डायरेक्शन है कि आप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करते रहेंगे और सहयोग करेंगे। अगर ऐसी कंटिजेंसी पे कोई आम आदमी आपके सामने आएगा जी, आपके यही रिएक्शन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लिटिगेंट्स के माइंड में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से ये जितनी डिबेट वगैरह हो रही है सबकी वजह से हो रही कि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 क्लास है, एक प्रिविलेज्ड क्लास है, एक नॉन प्रिविलेज्ड क्लास है। जी और जी बिल्कुल, और ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कमेंट है जस्टिस शुक्ला आपकी ओर से, और मानवाधिकार की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, पर्सनल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी की बात कही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जस्टिस विजेंद्र जैन जो कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हरियाणा और पंजाब में, उनसे जरूर जानने की कोशिश करूंगी कि अगर मानवाधिकार की जहां तक बात है तो तमाम जो केसेज हैं, आंकड़ों के हिसाब से यदि हम जाएं तो लगभग 87,000 केस अभी तक हैं जो बेल की प्रतीक्षा में हैं और उससे कहीं ज्यादा। क्या इन सभी केसेज को इसी आधार पे कहीं राहत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है, या फिर ये इसको समझा जाए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है, इस तरह की कड़ी टिप्पणी की है, इससे अब एक तरफ तो एक नई राह खुल रही है कि अब इस तरह के मामलों में शायद ज्यादा अब लोग सोचना शुरू कर दे, हाई कोर्ट्स में भी इस तरह केसेस का निस्तारण ज्यादा जल्दी से हो, या एक अलग नई तरह की बहस भी शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो हाल फिलहाल में टिप्पणियां आई हैं हाई कोर्ट के ऊपर एक खास मामले के मद्देनजर, इसने किस तरह की बहस शुरू कर दी है, किस तरह के विरोधाभास का खुलासा किया है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे तमाम जो अहम मेहमान इस पूरे मामले पर अलग अलग तरीके से रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जहां बात छोड़ी थी जस्टिस विजेंद्र जैन, वहां से एक बार फिर से शुरू करती हूं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये व्यक्तिगत और आंतरिक लिबर्टी का मसला है, आप खुद जानते हैं कि मानवाधिकार की जहां तक बात है तो इस वक्त न जाने कितने हजार केस इंतजार कर रहे हैं न्याय के लिए, और ऐसे में अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जैसा जस्टिस शुक्ला ने भी कहा कि वीआईपी केसेस को तो आप इस तरह से ट्रीट करेंगे, क्या ये माना जाए कि अब इस टिप्पणी के बाद उन तमाम जो मामले हैं उसमें भी न्याय की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, या फिर अब वो सभी मामले एक तरह से सीधा एक रास्ता, एक हाईवे मिल गया है कि हाई कोर्ट छोड़िए, छोटी अदालतों को छोड़िए, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाइए? मैंने पहले भी कहा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बेल दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो लोग हैं और सिमिलर कैटेगरी में हैं, जिनको के बेल नहीं मिल रहा, 80 साल के वो कोई व्यक्ति है या किसी आदमी कोई जर्नलिस्ट है सर, अब सुप्रीम कोर्ट को ये कैसे कह सकते हैं कि एक केस उठा बेल दे देंगे, दूसरा केस अब नहीं सुनेंगे? जी,
तो ये एक बड़ी भारी चुनौती सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले होते हैं वो सारे देश के अंदर मान्य होता है, हर एक सिटीजन को उसका अधिकार होता है कि उसको लेकर के चलाए। जी तो ये मैंने अपने शुरू के उसमें भी कहा कि सिमिलरली सिचुएटेड केसेस के अंदर दूसरी यार्डस्टिक नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली नंबर 1। जी सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके पास हाई कोर्ट के बाद लोग जाते हैं, फाइनल फैसला हो। सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बॉस नहीं है। एग्जैक्टली ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा कोई रुतबा नहीं है जो हाँ। पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस है आर्टिकल 227 में, जो हाई कोर्ट के पास है स्टेट के लिए, जी स्टेट की सबऑर्डिनेट ट्राइब्यूनल के लिए। बिल्कुल वो 227 की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, बिल्कुल जी बट वो अपनी पावर आर्टिकल 142 के अंदर एक्सरसाइज करके दिशा निर्देश देते हैं और बिल्कुल। देते रहे। बिल्कुल इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल हाँ when we once make some observation बिल्कुल about any high court order, you बिल्कुल। set aside high court order. You एग्जैक्टली may say it is perverse, Sir. it is illegal, Sir. it should not have been passed. सर But to cast aspersions, anything, it is against judicial decorum and judicial dignity. अब सुप्रीम कोर्ट में तो एक जज साहब ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि सारे के सारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो किए सब करप्ट है। अब क्या कह सकते हैं आप उनके बारे में? सर बिल्कुल So one has to have a restraint. It's a greater duty. Once you are in Supreme Court, a duty is greater than what is exercised by the High Court or by a district judge. बिल्कुल Justice Reddy, as Justice Jain has very much made it clear that this is going to be a big challenge for Supreme Court, you know, after this case. My another angle of this question is this: what do you have to say about the revisional power of the High Court? You know, though they are quite wide, they have certain limitations as well. Idea is no invest continuous supervisory jurisdiction so as to prevent miscarriage of the justice. Recently, Supreme Court upgraded revisional powers in rent laws. So, why I am asking this question? Not in this particular case. We have seen recently. We have seen that in the many cases, Supreme Court has either revised the High Court's judgment or revised the power of the High Court. Many other limitations you must have felt. What will be your comment, sir? See, the whole problem is this. High Court interferes in exercise of its judicial power and corrects Sir. jurisdictional errors committed by the tribunals. And the Supreme Court interferes with that order. Sir. And where the High Court doesn't interfere, the Supreme Court interferes even with that order. It all depends upon the factual scenario. But one thing I will agree with you, revisional power is a very limited jurisdiction. Sir. It concerns only jurisdictional errors. You cannot sit in appeal over the decision of the tribunal and keep on revising the orders. Bilkul. There are certain self-imposed restrictions apart from the restrictions imposed by the law itself. There is always a distinction between an appeal and revision. Sir. But in practice, sometimes the line gets obliterated. And, it depends upon sometimes the facts and sometimes the attitude of the presiding judges. Sir. These are all not of any very grave, serious consequence. Sir. So, in very precisely, sir, do you think that Supreme Court is outreaching things? Sometimes it does.
And that's why the parliament or other the wings of the democracy is started playing with these kind of conflicts. That's why one CM is just writing a letter to Chief Justice of India about another Chief Supreme about that I do not want to make any comment. There Sir. is a lot to be said about it. I do not want. So, but you are precisely you are agree with this, that Supreme Court in some matters is outreaching. See, the problem is this. So, The Supreme Court was inaugurated on 28th January 1950, exactly. right? I am sure all the honorable judges who presided over the Supreme Court and my brothers who are present here are aware of what the Chief Justice Kania said on the day of inauguration. Yeah. But sometimes we forget even the fundamentals and keep on making the observations which are totally irrelevant and extraneous for deciding the list before the court. Yeah. And that leads to so many unpleasant consequences. Sir. The duty of performing such important functions, Huh. it is obvious that as in all democratic countries, the Supreme Court should be quite untouchable by the legislature or the executive authority in the performance of its duties. Yeah. No civilized democratic society can subsist and no nation can make progress if this position of the Supreme Court is not considered Sir. and maintained. These are not my words. Yeah. These are the words of Chief Justice Kania on the day when the Supreme Court was inaugurated. Exactly. And The litigant public, the Sir. bar, Sir. the bench, the media are all required to bear this in mind. Exactly, and they should understand their own Lakshmana Rekhas as well. Lakshman. What happens is this, madam, I'll tell you. Sir. These observations will lead to the inflow of avoidable litigation to the Supreme Court. And when you started receding back to resist that pressure and make this type of observations, we would like to discourage. Yeah. This leads to so many avoidable problems. Exactly. Justice Khan, on this note, what will be your comment? Comment on what? What is it? Justice Khan, can you hear me? Comment on what? Justice Sudarshan Reddy, as Justice Sudarshan Reddy was mentioning that in this situation जिस तरह की स्थिति बन रही है सर, इससे कहीं ना कहीं जो ये आपस में एक तरह से लड़ाई सी दिख रही है, और जैसा जस्टिस जैन ने भी कहा कि आपने एक रास्ता खोल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अलग समस्या हो जाएगी. डू यू थिंक दैट एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो कि आने वाले समय में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर सकता है? Because of Justice Chandrachud's judgment, you are saying opening a Pandora box. Exactly, sir. No, I wish it was. I wish this becomes a precedent. I wish this is adopted as a concept by the institution of the Supreme Court, but that's not going to happen. This is a one-time exception in a one-time case. Now, suppose if the subordinate judiciary takes up it as a precedent, it will be checked immediately. Sir. And if people go to Supreme Court, rushing to Supreme Court with their bail matters, Sir. this will not be allowed. So this is not going to go ahead anyway. Sir. That's why I'm saying, Raj, the problem is a bigger problem. That Supreme Court is going through a darkest period just now. And there's a selective constitutionalism. That selective constitutionalism is creating havoc with the confidence of the people and credibility of the court. And we have belonged to this institution. We have given our lives for this institution. Bilkul. When we hear
somebody saying, if you read, for example, Bhanu Pratap's article today, he says that it's Sir. judicial barbarism. Sir, Somebody would say it's an executive court. exactly. It is so anguishing. It pains us. And somebody would give a data that here, out of all these scam cases, none has gone against the executive. Now, Supreme Court is supposed to be the custodian of the people's rights. It's the custodian of the Constitution. It's a check on the executive arbitrary power. Now, if it is perceived to be deferential to बिल्कुल, the executive, exactly. then it's a problem. And we have Exactly. been having this problem for the last some few years, बिल्कुल, because there is a pattern बिल्कुल, of bringing down जी, the high office of the Chief Justice of India. जी, बिल्कुल. And in that, Sir, you want me to stop or I? no, continue? sir, go ahead, sir. Please go ahead, sir. No. What I was saying is that the high office of Chief Justice of India is being brought down brick by brick, Sir, and that is what is leading to all these problems. exactly. Take any era of a particular Chief Justice. हाँ, You know, there's a game of taming going on, yeah, and that taming leads to these kinds of disastrous results, no, which are not countenanced in the justice system. exactly, and that's why the whole question has arisen, sir. जैसे शुक्ला, मैं एक बड़ा, जब ये बात चल रही है तो एक बड़ा सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था कि केवल सुप्रीम कोर्ट पे हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ने भी हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं उसको कहीं ना कहीं कर्टल करने की कोशिश की। आप चाहे अनचाहे इसको यूं कह सकते हैं कि ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, अलग अलग आयोग बना दिए गए, और ये कहा गया कि चूंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, चाहे पेंडेंसी के नाम पे ही, लेकिन उससे हुआ क्या कि अब ट्राइब्यूनल्स में अगर मामले मेरे अटके हुए हैं और वहाँ सुलझ नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक आपने साइड रोड दे दिया और मैं सीधे हाई कोर्ट न जाके सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक ऐसी कोशिश रही, चाहे उसके पीछे लक्ष्य कुछ भी रहा हो, इससे हाई कोर्ट का जो एक वकार था, जो एक उसके अधिकार थे, उसका कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ा, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक माना जाता था अभी तक कि ये केवल संवैधानिक मसलों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट की बात आती थी, अब हर दूसरी बात पर सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट किया जाता है। हम सभी खबर में अगर हम जानते हैं तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपको ऐसा लगता है कि सर कि ये एक मैं साजिश तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये एक ऐसी कोशिश हो गई जिसकी वजह से हाई कोर्ट की जो महत्ता थी वो कम हुई है? देखिए, जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं जो है, जैसे एक बात ये उठ रही कि सुप्रीम कोर्ट बार बार सबको हाई कोर्ट क्यों भेज रही है जी, आर्टिकल 32 क्यों नहीं एंटरटेन कर रही, आर्टिकल 226 में क्यों भेज रही है, उसका भी एक रीजन और एक लॉजिक है। सर, लॉजिक ये है कि जब भी मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए तो एक रीजन डिसीजन जो है हाई कोर्ट का जाए, जिसको ये देखे कि इनकी जो प्रॉब्लम है उसको सही ट्रीटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। सर, ठीक, इसलिए ये रीजन है जिसकी वजह से ये हाई कोर्ट की तरफ डेलीगेट करते हैं। और दूसरा प्रश्न जो आपका ये है ट्राइब्यूनल वाला, तो आप एल चंद्र कुमार का ईडी केस है सुप्रीम कोर्ट का, पहले जितने ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सबको ट्राइब्यूनल जाना होता था, उसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट लाई करती थी, और इतनी ज्यादा अपीलें हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डनड हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एल चंद्र कुमार केस में ये कहा, जब ट्राइब्यूनल का जजमेंट हो जाएगा तब आप आर्टिकल 227 में जा सकते हैं, डिवीजन बेंच के सामने 2 जजेस तो नहीं, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। तो ये लोग रास्ता बनाते हैं तो टेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में ओवरबर्डनड है जी, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। अगर पर्सनल लिबर्टी सबसे हाई पेडेस्टल वाली चीज है, तो सबकी पर्सनल लिबर्टी, हर आदमी जो पीछे है उसकी पर्सनल लिबर्टी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हरदम गोस्वामी। बिल्कुल, बिल्कुल। जस्टिस जैन, जब ऐसी स्थिति पैदा हो ही गई है और जिस तरह की हम देख रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक तरह से मुसीबत को बुला लिया है, अगर इस तरह की ही बातें होती रही तो जैसे जिन ऐसे में आखिर आपका क्या सजेशन होगा कि किस तरह से चीज़ों को स्मूथ किया जाए,
किस तरह से एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को बिना डिस्टर्ब किए और एक जो वकार है न्याय व्यवस्था का, न्यायपालिका का, विशेषकर इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, उसको बनाए रखा जाए, संतुलन भी उससे बने। राष्ट्रपति जी, मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए मुसीबत ली। मैंने ये कहा कि जो ऐसे केसेस हैं, सिमिलरली सिचुएटेड केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट के लिए डिफिकल्ट होगा उसमें इंटरफियरेंस नहीं करना। बिल्कुल, मैंने ये कहा जी, लेकिन मीडिया के तौर पे इतना ट्विकिंग हम लोग कर लेते हैं सर। नहीं, वो ठीक है, पर सर, जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट के दायरे से निकाल करके और उनको अलग से बना, मैं इसके उसमें नहीं जाना चाहता कि ऑब्जेक्टिव अच्छा था या नहीं। पर आप ये देखिए कि जहां पर जो जितने भी ट्राइब्यूनल हैं, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल के अंदर पहले जजेस ज्यादा होते थे, उसमें दूसरे लोग टेक्नोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से वो लोग ज्यादा झुके जाने की कोशिश करते। अब उसका इतना है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास केस पड़े हुए हैं कि साहब वैकेंसी फिल नहीं है, वैकेंसी फिल कीजिए। तो जो बेसिक ऑब्जेक्ट था कि जो आदमी को जल्दी न्याय मिले, हाई कोर्ट में देर हो जाती है, वो तो डिफीट हो गया, वो पर्पस डिफीट हो गया। बिल्कुल। सेकेंडली, ये एक अजीब बात है कि बहुत सारे ट्राइब्यूनल के अंदर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 में जाएं तो वो कहेंगे नहीं, अपील का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए आप। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे यहाँ बेसिकली इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उसके ऊपर बर्डन करना और उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अपील होकर के जाए, मेरे दिमाग में बात नहीं आती है। हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन होता है, इसलिए वो सोचते भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, मेरे ऑर्डर से अपील क्यों हाई कोर्ट में जाए, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्या कारण है, मुझे इसका लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। और हाई कोर्ट को, सरकार को क्या दिक्कत है अगर वहां पर 4 जजेस हाई कोर्ट के बढ़ा करके चीफ जस्टिस, जैसे पहले होता था, डेजिग्नेटेड रोस्टर दे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपील सुने। एग्जैक्टली। चीफ जस्टिस डेजिग्नेटेड रोस्टर दे जिसको कि वहां पर टैक्स एक्साइज का मैटर सुने। बिल्कुल। चीफ जस्टिस, it should be one institution. Why multiplicity of these tribunals and other things? Yes. I think it's absolutely, it creates confusion. Sir. It is very, very cost oriented. Sir. एक हाई कोर्ट है, एक ट्राइब्यूनल जो कि है दूसरी जगह पर है, तीसरा ट्राइब्यूनल दूसरी जगह का है, 10 ट्राइब्यूनल 10 जगह के ऊपर है। At least I am not for it. Exactly. Justice Reddy, on this note, what will be your suggestion, sir? How to put things in order in this current situation? Madam, I am inclined to agree with the comments made by Brother Justice Ray. Sir. This increasing tribunalization of the judicial process, I have always considered to be dangerous to very survival of democratic institutions and the rule of law. Okay. But Brother Shukla was pointing out, in Chandra Kumar's case, the Supreme Court itself said, Sir. Even against the decision of that tribunal, you can go to the High Court under 226. Sir. So ultimately, what is the purpose? What is the object that is sought to be achieved? Instead of directly going to the High Court, I have to go to the tribunal and then go to the High Court and then come to this. Exactly. It has not served any purpose. In fact, it has contributed for pendency of the cases in 3 places, in the tribunals, in the High Courts and in the system. Sir. If not for any other reason, from the court management point of view, Sir. this tribunal's business must be stopped. Bilkul. Sir. And that's my view. Sir, and so on this note, Justice Khan, I would like to have your final comment
about the recent situation, we definitely, as Indian, we want our courts to be in order. Do you think, sir, कि अभी ये सही टाइम आ गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आपने कहा कि सेलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी, उस पर छोड़ के और आगे बढ़े, और जो हाई कोर्ट्स हैं, जो बाकी छोटे कोर्ट्स हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक यहाँ से शुरुआत करने की ज़रूरत है कि ये मामले जो अभी फट से चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी थोड़े से ज़्यादा अवेयर हों, थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हों, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत भी ना आए। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है। देखिए, बाकी जो हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, उसके मुतल्लिक लोगों की ये राय नहीं है। सीवियर क्रिटिसिज्म व्हिच वी विटनेस in respect of the Supreme Court function is that you don't see as far as our subordinate courts are concerned, district courts are concerned, or even high courts are concerned. See, you will see some of the high courts just standing up to the challenge. Exactly. Most of the high courts, but if you find the Uttaranchal High Court, they were not reluctant to order a CBI inquiry against the Chief Minister. Yeah. So that is the way they are showing. There are, for example, in Bombay, you see number of judges standing up. In Allahabad, you see some of the judges standing up. In Karnataka, you see some of the judges where they are standing up. The problem is at the highest. And what is the problem? Problem is that an uncertainty in the legal position, and ambiguity, a chaotic condition is prevailing, and courts down below do not know whom to follow. Do we follow this concept of liberty, or we follow go back? Exactly. And बिल्कुल और यही सर और यहीं पर ये सब कुछ जिसको कहा जाए हाउस इन ऑर्डर लाने की जरूरत है और सेट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। एक बड़ा मसला है जिसमें बहुत जल्द किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन ये जरूरी है कि इस तरह के मामलों पर सोचा जाए। और जिस तरह से हाल फिलहाल में सर्वोच्च अदालत में हमें चीज़ें दिखी हैं, जिस तरह के मामले सामने आए और जिस तरह के आज हमारे मेहमानों ने बताया कि 3 तरह की बातें नहीं चलेंगी। एक तो ये कि वो मामले जो कि एक तरह से पेज 3 मामले हो या पेज 1 मामले, जिसको कहा जाए हेडलाइन ग्रैबर, हेडलाइन हंटर जो मामले हैं, अगर वो मामले सुप्रीम कोर्ट उसको ज़्यादा तवज्जो देगी और बाकी मामलों पर ध्यान नहीं देगी तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। दूसरा, संविधान की रक्षा में इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रही है और जो वो भूमिका निभा रही है वो ऐसी है जिसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। सबसे बड़े रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट रहा है, लेकिन साथ ही हाई कोर्ट्स ने भी अपनी भूमिकाएं उतनी ही महत्व के साथ निभाई हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त तमाम जो न्याय व्यवस्था की, न्यायपालिका की जो तमाम अंग उपंग हैं, वो सब मिलकर संविधान के प्रति किस तरह से आम भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ कर रखा जा सकता है, कैसे उनके अधिकारों, उनके हितों की रक्षा इन तमाम अदालतों द्वारा की जा सकती है, इसके लिए जो व्यवस्था है वो और सुचारू और सहज रूप से बनाए। ऐसे में ट्राइब्यूनल्स की जो भूमिका रही है, उस ट्राइब्यूनल्स की भूमिका को और कहीं ज़्यादा सुचारू बनाने की ज़रूरत है। और जो बीच के छोटे बड़े गलियारे हैं जिसका लाभ तमाम अन्य तरीके से लोग उठा लेते हैं, उन्हें रोकने के लिए, जिसको कहा जाए जुडिशरी में ड्रेन रोकने की ज़रूरत है कि इस तरह के छोटे छोटे मामले जिसको ट्विकिंग करके और तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से तमाम जो पिटिशनर हैं या वकील हैं उसका दुरुपयोग कई बार कर लेते हैं, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आम भारतीय तक ये संदेश जाए कि सर्वोच्च अदालत से लेकर निचली अदालत तक कि तमाम जो न्यायविद हैं, न्यायाधीश हैं, वो सभी यदि किसी चीज़ के लिए खड़े हैं तो वो हैं संविधान के लिए, आम भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए, सर्वोच्च न्याय के लिए। और
इसीलिए हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था अब तक जानी जाती रही है और आगे भी जानी जाती रहेगी। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक बेहद अहम मामले के साथ। आप जुड़े रहिए तब तक APN से। नमस्कार।